बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रेड जोन फाइल्स और मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, सबसे पहले आज की टॉप स्टोरीज। अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह, शकूक व शुबात खत्म, क्या खेल बदल चुका है? तजादात की सियासत या फिर दमादम मस्त कलंदर होगा? बात करते हैं अपनी सबसे पहली टॉप स्टोरी पर। नाज़रीन, मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के मामले पर हुकूमत की नाकामी मुकम्मल तौर पर सामने आ चुकी है। इतवार को हुकूमती वफ़द ने मौलाना को मनाने की बहुत कोशिशें की, मगर वो नहीं माने। अब पीपल्स पार्टी ने मौलाना को मनाने का जिम्मा उठा लिया है, लेकिन इससे पहले हुकूमत और इत्तेहादी जो जस्टिस मंसूर अली शाह को नए चीफ जस्टिस कहते हुए कतरा रहे थे, आज बरमला कह रहे हैं कि अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस हवाले से रात गए क्या कहा, आइए जानते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद भी आईनी तरामीम की मंजूरी के लिए सर तोड़ कोशिशें जारी हैं। एक बात वाज़ेह हो चुकी कि हुकूमती ड्राफ्ट पर इत्तेहादियों को भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, जबकि एमक्यूएम ने तो गिला किया कि हमसे इस मामले में पूछा भी नहीं गया। हुकूमत का वही ड्राफ्ट जब मौलाना के पास पहुंचा तो मौलाना इन तरामीम से मुत्तफिक नजर नहीं आए, इसलिए अब पीपल्स पार्टी अपना ड्राफ्ट तैयार करेगी, जबकि जेयूआई अपना ड्राफ्ट सामने लाएगी। लेकिन दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान और तहरीक इंसाफ रहनुमाओं के दरमियान मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। आज मौलाना असद कैसर के यहाँ ज़ोहराने पर तशरीफ ले गए। जाहिर है मुजव्वज़ा आईनी तरामीम के सिलसिले में गुफ्तगू हुई होगी। ज़ोहराने के बाद मौलाना ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमने हुकूमत का मुसव्वदा मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है, इसको कबूल करके कौम से ख़यानत के मुर्तकिब होते। जबकि असद कैसर ने कहा कि तमाम मामलात को मुशावरत से आगे बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ है। बानी पीटीआई ने आईनी तरमीम पर लबकुशाई करते हुए शकूक व शुबहात का इजहार किया। सहाफ़ी ने अडयाला जेल में इमरान खान से सवाल किया कि मौलाना फजलुर रहमान के किरदार को कैसे देखते हैं। इमरान खान ने जवाब देते हुए कहा कि कुछ कह नहीं सकता। सहाफ़ी ने फिर सवाल किया कि आप मौलाना साहब के बारे में क्लियर नहीं हैं, जिस पर इमरान खान ने कहा कि जमहूरियत के लिए तमाम सियासी कुव्वतों को मुत्तहिद होना पड़ेगा। मौलाना अगर जमहूरियत के लिए साथ खड़ा है तो ये अच्छी बात है। इमरान खान ने कहा कि आईनी तरमीम इसलिए हो रही है कि उन्होंने 4 अंपायर्स को साथ में लाया हुआ है, हुकूमत नंबर्स पूरे कर रही है, इन्होंने तरमीम लानी ही लानी है। जब मौलाना को इमरान खान के रद्द अमल के हवाले से आगाह किया गया तो उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। बड़ी खबरें, इमरान खान जो है वो नहीं, उन्होंने आपके हवाले से कोई जवाब नहीं दिया। मैं भी कोई जवाब नहीं दे रहा। अच्छा। नाज़रीन, इसके अलावा आज अडयाला जेल के सामने गुफ्तगू करते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने आईनी तरमीम की मशरूत हिमायत का ऐलान किया, मगर शर्त ऐसी कि हुकूमत आईनी तरामीम छोड़ सकती लेकिन वो नहीं मान सकती। हमारी मौक़िफ़ है, सबसे पहले इमरान खान साहब को और असीरान को रहा कीजिए। ये जो आज अडयाला के बाहर हम खड़े हैं, असीर अडयाला 400 दिनों से ज्यादा हो गए। इमरान खान साहब यहाँ अडयाला जेल में पाबंद सलासल हैं। आप हमसे तवक्को रखते हैं कि हम आपके साथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पे बात करें, पहले हमारे लीडर को बाहर लेके आए। अता तारड़ ने आज आईनी तरामीम के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने तय अबहाम को दूर करने की कोशिश की। इस दौरान उन्होंने अली मोहम्मद खान के बयान का जवाब भी दिया। अली मोहम्मद खान साहब जो हैं वो कह रहे थे कि हमारे लीडर को बाहर निकालें, फिर हम आईनी तरामीम पे बात करेंगे। तो ये मैं बता देना चाहता हूँ कि ये कोई एनआरओ नहीं मिलने जा रहा। अगर आप समझते हैं कि आईनी तरामीम के ऊपर और जो इंसाफ की फरहमी को आसान बनाने के लिए तरामीम की जा रही है, उसमें अगर आप अपनी बीच में डिमांड ये लेके आएंगे कि हमारे लीडर को छोड़ो, तो आपकी ये एनआरओ की ख्वाहिश पुरानी है, इसको बार्गेनिंग चिप के तौर पर मत इस्तेमाल करें। एक तरफ सियासी मैदान सजा हुआ है तो दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के वकला अलग से मैदान सजाने की कोशिशें कर रहे हैं। वकला ने आईनी तरामीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है और समाअत जल्द मुकर्रर करने की दरखास्त भी दायर की है। सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर हामिद खान ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया टॉक करते हुए ऐलान किया कि 19 सितंबर से इन आईनी तरामीम के खिलाफ वकला तहरीक शुरू करेंगे। लेकिन वकला तहरीक की बातें हम गुज़िश्ता कई बरसों से सुन रहे हैं। जब तक मामला सियासी मैदान में किसी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचता, उस वक्त तक वकला की तरफ से किसी काबिल जिक्र तहरीक का वजूद मशकूक नजर आ रहा है। लेकिन यहां यह सवाल जरूर पैदा होता है, क्या खेल बदल गया? क्या काजी फायज ईसा को अगले 3 साल के लिए चीफ जस्टिस बनाने का गेम प्लान दम तोड़ चुका है? क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए उम्र की हद 68 साल करने का प्लान भी बदल चुका है और बात अब आईनी अदालत तक महदूद हो चुकी है? मगर जहां तक आईनी अदालत की बात है, अगर हुकूमत इसमें कामयाब हो जाती है तो भी तमाम तर आईनी मामलात
जो तख्त को तख्ते में तब्दील करने की सलाहियत रखते हैं, जो इलेक्शन कमीशन को आइन की तशरीह दे सकते हैं, जो आइन की शिक 62-63 के तहत सादिक और अमीन का टाइटल बांट सकती है, जो किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी के लिए आइन की तशरीह कर सकती है, जो आइन की रोशनी में किसी भी साबिक वजीर आजम को नाअहल करने की सलाहियत रखती है, अपोजिशन के लिए कितनी जहरे कातिल साबित हो सकती है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। इस सारी सूरत हाल को समझने के लिए आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ अहमद अवैस साहब और खेलदास कोहिस्तानी साहब मौजूद होंगे और उनसे उनकी पार्टी की इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से राय जानेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। गुज़िश्ता जुमे के बाद से जो मामला आईनी तरमीम का शुरू हुआ, आज मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू ने उस मंजरनामे को बिल्कुल तब्दील कर दिया है। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अहमद अवैस साहब, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से खेलदास कोहिस्तानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। खेलदास कोहिस्तानी साहब, ये क्या हुआ? गुज़िश्ता इतवार तक तो आपके वज़रा नंबर पूरे होने के दावे कर रहे थे और आज मौलाना फजल रहमान ने जो मीडिया टॉक की उसमें उन्होंने कहा कि आपकी तो तमाम जो मुसव्वदा था उसको मुस्तरद करते हैं। ऐसा लग रहा है आपके नंबर अब मज़ीद कम हो रहे हैं। बड़ी मेहरबानी। देखें, हमारी मौलाना फजल रहमान साहब से जो सीनियर क़यादत है उनकी मुलाकातें हुई। उससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी साहब की भी मुलाकातें हुई थी और ये तमाम जो नुकात थे उस पर गुफ्तगू हो रही थी और हमें इतवार को ये सेशन जो हमारा ऑनगोइंग था उसमें ये हमें कोशिश थी हमारी के हमारे नंबर पूरे हो जाएं। और ये जो बात है ये पार्लियामेंट है, ये जमहूरियत है। ये पार्लियामेंट कोई जो है खामोश कब्रिस्तान नहीं है जहाँ पे गुफ्तगू नहीं होगी, जहाँ पे इख्तिलाफ राय नहीं होगा, जहाँ पे शोर शराबा नहीं होगा। ये जमहूरियत का हुस्न है। पार्लियामेंट में गुफ्तगू भी होती है, डिबेट जो होती है उसमें, यहाँ जो कानून साजी होती है उसमें इख्तिलाफ राय अगर आता है, हमने पूरी कोशिश की है और ये कोशिश आज तक जारी है और हमारी पूरी कोशिश है जो हमारे नंबर कम है उसको पूरा किया जाए। नंबर की बात नहीं है, असल बात यह कि एक इज्तिमाई कोशिश की जा रही है कि तमाम पार्टी जो बड़ी पार्टियां हैं उसमें उसका हिस्सा हो। ये ज़ाहिर आइनी तरमीम है तो इसमें ना शिकस्त ना हार जीत के कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा खेलदास कोहिस्तानी साहब, ये बताइएगा, इतवार को आप भी मेंबर कौमी असम्बली हैं, आप भी वहाँ पर मौजूद थे, आपको क्या अहकाम दिए गए थे और मुसव्वदा आपने देखा क्या? आप मेंबर कौमी असम्बली जिन्होंने वोट करना था वहाँ पर। देखें, एक तो ये बात पूरे मुल्क में बयानियाँ बनाने की कोशिश की जा रही थी, किसी को कुछ पता नहीं था। मैं आपको बताऊं, मैं मेंबर पार्लियामेंट्रियन हूँ, नेशनल असेंबली हूँ। हमें एक दिन पहले वज़ीर आज़म ऑफिस में एक डिनर था, उसमें वज़ीर आज़म साहब ने और इसहाक डार साहब जो इसको लीड कर रहे थे, उन्होंने पूरी तमाम पार्लियामेंट्रियन को ब्रीफिंग दी, एतमाद में लिया, जो जो चीज़ें थी वो बताई। लाजमी नहीं कि हम वो जाके बात टीवी पे या वक्त से पहले जाके लोगों को बता दें। ये बात जो रूह था तरामीम का, उसमें मोटी मोटी चीज़ें हमें बताई गई थी, हमें पता था। ये बात बिल्कुल गलत है, कोई किसी को पता नहीं होना। देखें, ड्राफ्ट तब फाइनल होता है जब कैबिनेट में जाता है, जब कैबिनेट में पेश किया जाता है। उससे पहले ज़ाहिर एक बातचीत का होता है और जो चीज़ें मोटी मोटी होती है वो सबसे बात भी की गई और मैं नहीं समझता हूँ इसमें कोई इबाम है। और ये बात करना कि हुकूमत की नाकामी हो गई, हुकूमत की नाअहली है, मुझे बताएं, वो जो लोग हमें ताने देते हैं मुस्लिम लीग नून को या से हुकूमत को, उनको पता नहीं है कि 22 अप्रैल जब ये हमने नो कॉन्फिडेंस मूव कर रहे थे, ये मुल्क डिफ़ाल्ट होने था। उस वक्त हमारे सदर वज़ीर आज़म अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं अपनी सियासत के बजाय रियासत को तरजीह देता हूँ। हमने इस मुल्क को डिफ़ाल्ट होने से बचाया। इस मुल्क में हमारे पीपल्स पार्टी से शदीद इख्तिलाफ थे। 90 की दौर में आप चले जाएँ, हमने जमहूरियत के खातिर मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो से मैं बिल्कुल पूरा किया। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। भी मौजूद है ना, वो जमात है जिसने इस मुल्क में तरक्की का मॉडल पेश किया, इस मुल्क में मोटरवे के जाल बिछाए, वरना आज जीटी रोड पे कोई सफर नहीं कर सकता। जो लोग हमें ताने दे रहे थे, इस मुल्क में अंधेरे थे 2013 में, नवाज शरीफ ने इस मुल्क में लोड शेडिंग का खात्मा किया। ठीक है, हम आज भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे खड़े हैं। इसका मकसद ये तो नहीं हो सकता ना कोहिस्तानी साहब कि आप असल रूल के तहत उसमें
बगैर बहस किए एक आईनी तरमीम आ रही थी उस मुसव्वदे पर। मैं अहमद अवैस साहब से जान लेता हूं, फिर आता हूं आपकी तरफ। अहमद अवैस साहब, मैं कह रहा हूं ये डिस्कशन जो इत्तेहादी थे उनके दरमियान पहले हो चुकी थी। ठीक है, इसमें कोई उबाम नहीं है। पीपल्स पार्टी को हमने एतमाद में लिया, एमक्यूएम को लिया, फिर हमने मौलाना फजल रहमान से हमारी 1 महीने से बातचीत चल रही थी। मैं आता हूं इन तमाम जमातों के हवाले से, इनके भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं आप पर, वो सवाल भी लेकर आता हूं। अहमद अवैस साहब, आज तो आपकी पार्टी के है वो इत्तेहाद था, खास तौर पर मौलाना फजल रहमान का, वो तो बड़ा वाज़े हो गया और बिल्कुल गेम ही चेंज कर दी। क्या तय पाया मौलाना फजल रहमान से? और अब पीपल्स पार्टी भी एक मुसव्वदा लेकर आ रही है, तो आप हुकूमत के मुसव्वदे को तो रिजेक्ट कर चुके हैं, तो क्या मौलाना ने पीपल्स पार्टी के मुसव्वदे के हवाले से कायल किया आपको? अभी उनका जो मुसव्वदा है कुछ सामने तो नहीं आया पीपल पार्टी का। और देखिए यहाँ पे ये इतना सेंसिटिव, इतना हसास इशू है अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का, कि इसके ऊपर जो स्कोर विनिंग एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। और पीटीआई का बिल्कुल स्कोर विनिंग एटीट्यूड नहीं है। हमने देखना है कि वो कौम के लिए, आप कहते हैं कि रफ़ा आमा के लिए हम कर रहे हैं, लेकिन रफ़ा आमा में पूरी कौम को तो पता ही नहीं कि आप क्या कर रहे हैं। ये ऑन रिकॉर्ड है, शायद हर टीवी चैनल ने इनके डायरेक्ट ये मौलाना की बात पहले, और उसके बाद उनके जनरल सेक्रेटरी, आपको मालूम है कि बड़े अच्छे वकील, सीनियर वकील भी हैं और प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बाहर भी रह चुके हैं, ये कामरान मुर्तजा साहब, उन्होंने वाज़ेह तौर पे बताया कि हफ्ते की रात को, यानी इतवार की सुबह को ये सिलसिला शुरू होना है, हफ्ते की रात को 2 बजे उनको मुसव्वदा का एक लिफाफा मिला और ये लॉ मिनिस्टर ने दिया और ये कहा कि जी हमें भी कोई 11 बजे मिला है। ये लॉ मिनिस्टर कह रहे हैं, ये उन्होंने बकायदा टीवी के ऊपर बार बार ये बात सामने आई है, आप रिकॉर्डेड सुन लीजिए बेशक। और ये वो कह रहे हैं, लिहाजा 2 बजे दे रहे हैं और कह रहे हैं कि सुबह आके आप वोट कर दें। अब ये अभी आपके सामने फरमा रहे हैं मेंबर पार्लियामेंट, ये कहते हैं कि जी हम सबको उन्होंने डिनर पे बुलाया और उसके बाद इसहाक डार साहब ने बात की और उसकी मोटी मोटी बातें बता दी। अब कभी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी इस तरीके से हुई है? ये तो अहेड ऑफ टाइम उसका पूरा का पूरा ड्राफ्ट जो है वो सारे पार्टीज को, उनके मेंबरों को और पार्लियामेंट के मेंबरान को दे दिया जाता है और वो उसके ऊपर स्टडी करते हैं, फिर उसके ऊपर बड़ी डिटेल आर्ग्यूमेंट्स और उसके ऊपर डिबेट होती है पूरी। आपको याद होगा कि जब भुट्टो साहब ने बनाया था कॉन्स्टिट्यूशन तो कितना अरसा डिबेट, ओपन डिबेट चली थी, क्योंकि ये एक मुल्क का मुस्तकबिल है। ये तो नहीं कि ये पर्सन स्पेसिफिक तो नहीं होता कि क्योंकि इस वक्त काजी फायदी साहब जो हैं वो रिटायर हो रहे हैं तो फौरन एक रात में ये मुकम्मल हो जाए और वो कहीं पर वो जो सुप्रीम कोर्ट के 8 जज मेजोरिटी के साथ जो फैसला हो गया है रिजर्व सीट्स का, वो कहीं इंप्लीमेंट ना हो जाए। आप कभी ऐसे भी अमेंडमेंट हुई है? आप सोचिए तो सही, और अमेंडमेंट के अंदर क्या कर रहे हैं? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को तबाह किया जा रहा है। आपको मालूम है कि पाकिस्तान के आइन का बेसिक स्ट्रक्चर ये है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, अगर ये नहीं है तो ये देयर आर सीरीज ऑफ जजमेंट, और बुनियादी बात है ये अगर नहीं है, क्योंकि 3 पिलर हैं स्टेट के, एक है पार्लियामेंट, दूसरा है एग्जीक्यूटिव और तीसरा है जुडिशरी। ये जुडिशरी के पिलर को गिरा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को सबऑर्डिनेट कर रहे हैं। ये एक जमहूरी, आप समझते हैं एक जमहूरी कामयाबी है। खेलदास कोस्तानी साहब, ये फरमाइएगा, अब पीएमएलएन क्या किसी मुआवजे का इंतजार करिए? क्योंकि इतवार से आज देख ले कि 3 दिन गुजर चुके हैं, रहमान से आपकी पार्टी की मुलाकात इतवार को ही, उसके बाद 3 दिन हो गए किसी ने मुलाकात नहीं की। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को कहा गया कि वो ये किरदार अदा करेंगे, लेकिन वो तो अपने एक अलहदा जो है मुसव्वदा लेकर आ रहे हैं, तो क्या किसी मुआवजे का इंतजार है पीएमएलएन को? देखें, मैंने पहले कहा हम जमहूरी जमातें हैं, हम डायलॉग पे यकीन रखते हैं, हम एक दूसरे को एतमाद में लेंगे। आज भी मौलाना फजल रहमान समेत बाकी जमातों से हमारा राब्ता है। इत्तेहादी जमातें जो हैं वो भी सब कोशिश कर रहे हैं। हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को असल शक्ल में लाना चाहते हैं। मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि ये जो जमात इस मुल्क में फितना और फसादी टोला है, जो जमात तो नहीं है, जो इस मुल्क में पौने 4 साल जो इन्होंने असेंबली चलाया था, मैं भी इस ऐवान का मेंबर था। एक कर्नल लियाकत उस ऐवान को चलाता था। ये इनका स्पीकर जो है अभी बड़ा वो भाषण देने की हमें कोशिश कर रहा था। उस दिन मैंने ट्वीट भी की थी कि आप वो लोग हैं जिन्होंने एक कर्नल के ज़रिए कानून साजी करने की कोशिश करते थे, और आपने जिस तरह बिल पास करवाए वो भी सब तारीख का हिस्सा है, पता है सबको।
हम एक जमात है, एक सियासी हुकूमत है, एक जमहूरी हुकूमत है। हम बातचीत कर रहे हैं, हम खुद बात कर रहे हैं, पीछे हमारे कोई नहीं है। ये पार्लियामेंट का काम है, ये पार्लियामेंट अपना काम रोल अदा कर रही है। मौलाना ने ना दो टोक जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि आईनी तरमीम के लिए सरदार अयाज सादिक है, उन्होंने स्टैंड लिया पार्लियामेंट्रियन के लिए। वो हमारे सियासी मुखालफिन थे, मगर इन्होंने जो रवायतें, जो कानून साजी का तरीकेकार जो किया, ये सब कौम के सामने, ये हमें भाषण ना दे। नहीं, ये तो बता देना अफगानिस्तान सब ठीक है, एतमाद में लेंगे। ठीक है। अब ये बता दीजिएगा कि मौलाना फजल रहमान ने दो टोक अल्फाज में कहा कि आईनी तरमीम के लिए हुकूमती तजावीज़ किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। तो अब आप लोग क्या जो मुसव्वदा है उसमें तब्दीली करेंगे या उसी मुसव्वदे पर बनाने की कोशिश करेंगे? देखें, मसौदा फाइनल तभी कैबिनेट में जाएगा जिसमें मौलाना फजल रहमान और हम सब में इत्तेफाक होगा। कुछ चीज़ों में PMLN के अंदर और पीपल्स पार्टी के तरफ से अंदर से भी कुछ चीज़ों पे, छोटी छोटी चीज़ों पे हो सकता है इख्तिलाफ राय, वो सबको दूर किया जाएगा। और मसौदा तब होगा जब फाइनल हमारे पास मौलाना साहब हमारे साथ होंगे और हमारे पास नंबर पूरे होंगे। तो ये हम पूरी उस पर संजीदगी से काम कर रहे हैं और हम इंशाल्लाह कामयाब होंगे। जो हमारा ये जुडिशल रिफॉर्म हमारा भी मंशूर है, पीपल्स पार्टी का भी मंशूर है, सब लोग चाहते हैं, ये बार काउंसिल भी चाहती है, ये वकला भी चाहते हैं। इस मुल्क में अगर मुझे बताया जाए एक आम आदमी को इंसाफ नहीं मिलता, 30-30 साल वो धक्के खाता रहता है, इस मुल्क का जो इंसाफ मयार जो है बिल्कुल ऐसे ही है, तमाम हुकूमतों का ये मंशूर रहा है। लेकिन आप पे इल्जाम ये है कि आप जरा जल्दबाजी कर रहे हैं। अहमद अवैस साहब, ये फरमाइएगा, एक मुसव्वदा तो हुकूमत का था जो आपको मंजूर नहीं था, अब एक मुसव्वदा बिलावल साहब ला रहे हैं और एक मौलाना फजल रहमान साहब ला रहे हैं, तो आपका एतमाद ज़्यादा किस तरफ है? और क्या मरकज़ में ये जो मेल मुलाकातें और ताल्लुकात की बहाली हुई है, तब्दीली तो नहीं देख रहे हम? देखिए, जिस बुरी तरीके से हुकूमत फेल हुई है, अभी इनकी हमारे मेंबर पार्लियामेंट की आपने गुफ्तगू सुनी, इन्हीं की बात को मैं सामने रख लेता हूं, कोई अपने पास से बात नहीं करता। ये फरमा रहे हैं कि अभी कैबिनेट ने के पास नहीं पहुंचा ये। अब बताइए कि जिस मसवदे को अभी कैबिनेट ने अप्रूव नहीं किया था, वो इतवार छुट्टी वाले दिन वो पूरी दोनों हाउस बिठाए गए थे वोटिंग के लिए कि अगर मौलाना हाँ कर देता तो वोटिंग होके पास कर देते विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कैबिनेट। आप बताइए कि ये इसको कौन सी दुनिया का कौन सा मुल्क और कौन से कौम और कौन से सियासतदान और कौन सी हुकूमत तस्लीम करेगी? ये सिर्फ हमारे यहाँ पे काम हो सकता है। अहमद अवैस साहब, आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मौलाना फजल रहमान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक टेबल पर, एक मेज पर बैठे हुए में नजर आएंगे, एक पेज पर नजर आएंगे। देखिए, हम पार्लियामेंट के जो मैटर्स हैं, PTI के बड़े खुला जो है उनका स्टांस है। मौलाना ने भी इतफाक किया है। फ्यूचर जो है अभी कोई ना तो मैं वलीउल्लाह हूं ना हमारे भाई वलीउल्लाह हैं, ये चीज़ सामने आएगी, लेकिन हकायक और हालात जो नज़र आ रहे हैं वो ये इस किस्म का मुसव्वदा जो है उसको रिजेक्ट किया जा चुका है। मौलाना ने भी किया है, PTI ने भी किया है। इसी वजह से अब वो एक नया लाया जा रहा है, वो पीपल पार्टी की तरफ से जो है, आपने देखा बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो एक नया लाने की कोशिश कर रहे हैं। So that means that is rejected. That's a big fault on the part of the government. ये इतनी बड़ी उनको यहाँ पे हजीमत उठानी पड़ी है एक हुकूमत होते हुए, क्योंकि उन्होंने वो तरीक़ेकार नहीं अपनाया। अगर जो पार्लियामेंटेरियन का पार्लियामेंट का जो तरीक़ेकार होता है, उसका कोई तकद्दुस होता है, उसमें एक बिल जो पास करना होता है, एक ऑर्डिनरी जो लेजिस्लेशन है उसकी कैफियत और होती है। आइन तो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है कि जिसने तो चले ही चल रही, हुकूमतें आती जाती रहेंगी, हम लोग खत्म हो जाएंगे और आ जाएंगे और जनरेशन आ जाएंगी, लेकिन ये आइन कायम रहेगा क्योंकि इसने हुकूमत के निजाम को चलाना है। बिल्कुल ऐसे ही ये आइन कायम रहेगा और इसी से मुल्क की तरक्की होगी। अच्छा, एक जिक्र अभी आपने किया था खेलदास कोस्तानी साहब, कुछ माजी का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक केस 9 मई के हवाले से भी है। आपके इत्तेहादी जिनकी वजह से आपकी हुकूमत बनी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उन्होंने कल कहा है कि अगर हुकूमत के पास 9 मई के हवाले से कोई बराह रास्त इमरान खान के मुलव्विस होने के सबूत हैं तो वो सामने ले आए। आप उनको भी अभी तक कन्विंस नहीं कर पाए, जहां पे आप माजी की बात करें, तो इसका जवाब भी दें। जो मुल्क की इंसाफ का वो मुकम्मल तौर पे किसी को रिलीफ नहीं दे रहा है, ना आम आदमी को दे रहा है ना रियासत को दे रहा है। और आपने देखा कि जो 9 मई के जो मुजरम है वो दन दनाते फिर रहे हैं, जिन्होंने दुनिया के कोई बंदा नहीं है जिसने ना देखा हो।
आपके पास वीडियो भी मौजूद है, सब ने देखा कौन लोग हैं, किस जमात से किसकी डायरेक्शन पे हुआ है, मास्टरमाइंड कौन था, सब कौम के सामने है, सब ने देखा है। बात यह कि अगरचे मुझे बताएं बरतानिया में फेक न्यूज़ पे इंतशार होता है, 3 दिन के बाद उनको सज़ाएं हो जाती है। अमेरिका में अगर इस किस्म के वाक़यात होते हैं 3 महीने में सज़ाएं हो जाती है। तो हमारा जो जुडिशरी निज़ाम है वो किसी को इंसाफ नहीं मिल रहा है, ना आम आदमी को मिल रहा है, ना किसी जैसे नाइंसाफी किसी सियासतदान से होती है। नवाज शरीफ साहब से हुई, ठीक है, यानी ये वो बुनियादी वजूहत है इसकी वजह से आप चाहते हैं ये चेंजेस हों, लेकिन जहां पर आप मुसव्वदे पर कायल नहीं कर पाए वहां पर ये सवालात भी हैं कि आप इस अहम मामले के हवाले से जो 9 मई का था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जैसा जोड़ा जाता था उस पर भी इत्तेहादियों को जो है वो कन्विंस नहीं कर पा रहे। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस तमाम तर सियासी सूरत हाल के हवाले से अपनी पार्टी की राय के हवाले से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, एक और अहम मामला है जिस पर बात करेंगे और वो मामला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो लाहौर में जलसा करने जा रही है, उस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। एक तरफ आईनी तरमीम हुकूमत के लिए दर्दे सर बनी हुई है तो दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर जोरों शोर से अपने सियासी मुखालफिन पर बरस रहे हैं और एंटरटेनमेंट का कोई मौका ज़ाया नहीं कर रहे। आज उन्होंने एक तीर से 2 शिकार किए और एक तरफ गवर्नर केपी को वेला मुंडा करार दे दिया तो दूसरी तरफ मरियम नवाज को आड़े हाथों लिया। असल में गवर्नर जो है आता है इंपॉर्टेंस, वो कहते हैं ना वेला, वो मेरे ख्याल में एक वो लड़का है वेला मुंडा, वो टिकटॉक पे वो वेले मुंडे वाली आईडी इसको देते हैं। आप ये वेला मुंडा जो है बैठा हुआ है ना, ये चाहता है इंपॉर्टेंस खामा खा पे फजूल बातें कर लेता है बगैर सबूत के, बगैर किसी बात के। पर्ची पे आया हुआ बंदा है, पर्ची पे तुम्हारा ऑर्डर हुआ है, इस सूबे में तुम्हारा मैंडेट है नहीं। एक टिकटॉकर पंजाब में बैठी है, एक टिकटॉकर यहाँ पे छोड़ा हुआ है। टिकटॉक बना ले, इस ड्राइंग रूम में जितनी बनानी है, वरना इस ड्राइंग रूम से भी जाएगा, इस बेडरूम से भी जाएगा। दूसरी तरफ आज बानी पीटीआई ने भी अपने पसंदीदा सियासी हरीफ पर हाथ साफ किया। अडयाला जेल समाअत के दौरान इमरान खान का कहना था कि नवाज शरीफ ने तो फतह की तकरीर तैयार कर रखी थी। यास्मीन राशिद जेल में होते हुए भी जीत चुकी थी। नवाज शरीफ को 74,000 वोट दिलवाए गए। 8 माह गुजर चुके हैं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल क्यों काम नहीं कर रहे। लाहौर जलसे के हवाले से उन्होंने पैगाम देते हुए कहा कि जो भी हो जाए लाहौर का जलसा करेंगे। कौम को पैगाम देता हूं कि लाहौर के जलसे में कश्तियां जलाकर निकलें। सवाल यह है कि क्या वाकई लाहौर जलसा होगा। पीटीआई 21 सितंबर को मीनार पाकिस्तान पर जलसा करना चाह रही है, लेकिन अभी तक पीटीआई को मीनार पाकिस्तान जलसे के लिए एनओसी नहीं मिल पाया। पीटीआई ने लाहौर इंतजामिया के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त भी दायर कर रखी है। इसके अलावा आज ही लाहौर हाई कोर्ट में एक और दरखास्त दायर की गई। दिलचस्प बात यह है कि यह दरखास्त पीटीआई के जलसे को रोकने के हवाले से थी। दरखास्त मिर्जा वाहिद रफीक ने दायर की और इसमें मौक़िफ़ अपनाया गया कि दरखास्त में यह कहा गया है कि डिप्टी कमिश्नर लाहौर दहशतगर्दी के पेश नज़र जलसे की इजाज़त नहीं दे रहे। पीटीआई के जलसों में नफरत अंगेज तकारीर की जाती हैं। आखिरी जलसा पीटीआई ने इस्लामाबाद पर किया। वजीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर की तकरीर रिकॉर्ड पर है। पीटीआई के जलसों में अदलिया के खिलाफ तकारीर की जाती हैं, आईनी इदारों के खिलाफ तकरीर करके उनकी तौहीन की जाती है। नून लीग और तहरीक इंसाफ सियासी मुखालिफ हैं, खून खराबे का खतरा है। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि पीटीआई को पंजाब भर में कहीं पर भी जलसा करने से रोका जाए। अब एक तरफ पीटीआई है जो हर सूरत जलसा करने के लिए तैयार है। अली अमीन गंडापुर और केपी क़यादत जलसे के इंतजामात भी देख रही है। जलसे के हवाले से आए रोज मीटिंग्स भी हो रही हैं। सुबह इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस के बाद गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने भी कह दिया कि जलसा हर सूरत होगा। लाहौर वाले जलसे के क्या अपडेट है? इंशाअल्लाह ताला फिलहाल जलसा है, इंशाअल्लाह ताला, और कोशिश करेंगे भरपूर जलसा होगा। लेकिन दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत अभी तक पीटीआई को जलसे के लिए कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दे रही। राना सनाउल्लाह तो कह चुके हैं कि अली अमीन गंडापुर अटक पुल क्रॉस नहीं कर सकते। यही बात अता तारड़ भी कह चुके हैं। दोनों जमातों के बयानात अपने मौक़िफ़ पर डटे रहने का तहैया इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि एक बार फिर से दमादम मस्त कलंदर होगा। ये सारे मामलात किस तरफ जा रहे हैं? क्या पीटीआई जलसा कर पाएगी? पंजाब हुकूमत ने अगर इजाजत ना दी तो पीटीआई का क्या रद्द अमल होगा, या फिर एक बड़ा सियासी बहरान जन्म लेने वाला है? अब इसमें कानूनी मामलात हैं। इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अजहर सिद्दीक साहब और हाफिज एहसान खोकर साहब। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अजहर सिद्दीक साहब, एक सवाल जो बार बार पूछा जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वो यही है कि लाहौर जलसा क्या हो पाएगा, और अगर इंतज़ामिया इजाज़त नहीं देती, जो कि लग रहा है ऐसा मूड के शायद इंतज़ामिया इस्लामाबाद के जलसे के बाद इजाज़त ना दे, तो क्या फिर भी यकीनी बनाया जाएगा कि लाहौर में जलसा किया जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से? प्रिया जी देखिए, जहां तक तो इंतजामिया, जहां तक तो इस्लामाबाद वाला मामला है,
उसका वो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आता है। दैट हैज नथिंग टू डू विद द प्रोविंशियल सब्जेक्ट और उनके कॉन्टेक्स्ट में यहाँ। और जलसा देखिए हमारा राइट है ना, हमने फर्ज करें अगर थोड़ा सा लेट हो गए हैं तो इट मेक नो डिफरेंस। बाकी वो जो झूठा सा एक मुकदमा बनाया वो सामने ही है, जो अरेस्ट किए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो अपना उसका सारा कच्चा चटा खोल के रख दिया ना। हमने अब मुख्तलिफ अब तक 107 के करीब एनओसी लिए, वो रिजेक्ट किए और अल्टीमेटली कोर्टों की इंटरवेंशन, यहाँ भी हम कोर्टों के अंदर आए हुए हैं। सुबह भी हमने दरखास्तें लगाई हुई हैं कि हमें 21 तारीख का जो प्रपोज है इन्हीं का, ये हमारा नहीं है, ये इन्होंने कहा था। जगह जगह के हवाले से आगे मामला आया था, इजाजत तो एक तरह से हमें मिल चुकी हुई है, लेकिन हम अब बात बड़ी वाज़ेह है, अब बातें आगे जा चुकी हैं। आपने लाहौर के अंदर पिछले दिनों देख लिया कि मजहबी जमातें मीनार पाकिस्तान के अंदर जलसा किया और बड़े आराम से जलसा हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईद मिलाद नबी में मैं खुद एक बड़े जलसे में मौजूद था, मिनाजुल कुरान के हवाले से बड़े आराम से, बहुत खूबसूरत था, बहुत जबरदस्त था, वो भी हुआ। फिर हमने इस्लामाबाद के अंदर देखा अपना जमात इस्लामी गई, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान गई और इसी शराए दस्तूर के ऊपर मजहबी जमातें भी पहुंची, जिसकी वजह से हमने अपना जलसा तो जो है साहब अगर कहा जाता है कि ये तारीख आगे करके दे दें जिस तरह इस्लामाबाद का कहा गया था, तो वो भी काबिल कबूल होगा कि चलें इजाजत तो मिल रही है लेकिन थोड़ी एक हफ्ते ताखीर से मिल जाए। हमें देखें इस गवर्नमेंट पे एतबार कोई नहीं है, इन्होंने ये मजाक बनाया हुआ है। भाई क्या यानी क्या सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जिसके साथ ये मसाइल है? भाई पाकिस्तान भाई सारी बातें हर कोई हो रहा है, खुदा ना खासा अल्लाह ना करे ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये वाला जलसा जो अभी फिलहाल कोई इरादा नहीं है पार्टी की आदत का, ये उसी टाइम पे होगा और वेन्यू पे होगा और इंशाअल्लाह उल अजीज ये जलसा होके रहेगा। अब इसको जलसे को रोकने वाला जो मामला है ना, और उसकी वजह देखिए वजह क्या बताऊं, लिस्टें तैयार हैं, लोगों के घर छापे मार रहे हैं, डर और खौफ इतना है, डिटेंशन ऑर्डर जारी कर दिए, डिटेंशन ऑर्डर, फिर सेक्शन 144 का नफाज भी किया जा रहा है। यानी उनका, और ये हम अब भुगतते हमें अरसा हो गया कि इन्होंने इलेक्शन से लेकर अब तक पता नहीं कितने सेक्शन 144 लगाए, वो मैंने चैलेंज किया हुआ। फिर डिटेंशन ऑर्डर जो है 4770 लोग जो है, ये पिछले को तकरीबन 6 महीने पहले की बात है, उन लोगों को डिटेन किया, अब फिर ताज़ा लोगों को डिटेन कर रही है। तो ज्यादती जो फसाइयत सारी हो रही है। हाफिज एहसान साहब से जान लेते हैं। हाफिज एहसान साहब, ये फरमाइए कि बुनियादी हकूक हैं किसी सियासी जमात के, यही जो कानून हमें बताता है कि किसी सियासी जमात को जलसा करने का हक है, फिर सियासी जमातियाँ और खुसूसी तौर पर हुकूमत वक्त ये कोशिश अगर करती है कि उसी कानून के तहत उनको रोका जाए, तो आप समझते हैं कि जो बुनियादी सियासी हकूक हैं किसी सियासी जमात के, वो मुतासर होते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 17, 19 या 19A बड़ा इस चीज के अंदर वाज़ेह है और उसके अंदर बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है एज ए फंडामेंटल राइट्स के तौर पे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जब अवेलेबल है, तो मेरा ख्याल ये है कि जब पॉलिटिकल गवर्नमेंट हो और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को एक्टिविटी करना चाहिए, तो उस एक्टिविटी के अंदर इस तरह की चीजें जो हैं, हर्डल्स क्रिएट करना, मेरा ख्याल है कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए ये मुनासिब नहीं होता। हाँ, एक चीज हो सकती है कि आप उसको रेगुलेट कर ले, किसी SOPs के ऊपर एग्री कर ले, टाइमिंग है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो इसके अंदर किया जा सकता है, लेकिन हर वक्त एक अनसर्टेनिटी की बुनियाद के ऊपर ये है कि इजाजत है या नहीं है, मेरा ख्याल है कि उससे डाउट्स ज्यादा क्रिएट होते हैं और उससे रिएक्शनरी मोड भी ज्यादा बढ़ता है। अगर ये करना चाहे तो बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन जो माजी में देखा, जो बयानात वहाँ पर दिए गए, एक SOP तय किया गया, उस SOP को ख़ास तौर पर जो वक्त की पाबंदी थी वो वायलेट हुई, तो क्या वो बुनियाद बन सकती है अगर गवर्नमेंट ये कहे कि इन बुनियादों पर हम जलसा करने की इजाज़त नहीं देते? अच्छा, अगर मैं देखें कॉन्स्टिट्यूशन या लीगली तो मैंने आपको एक चीज बताई है। दूसरी चीज ये है कि मैं समझता ये हूँ कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज का एक प्रॉब्लम ये रहा है कि जब वो स्पीच करने लगती हैं या उनके लीडर्स जब करने लगते हैं, तो वो जो एक लिमिट है जोश खताबत के अंदर, उसको एक्सीड कर देते हैं और शायद उन्हें इस चीज का एहसास नहीं होता कि जो चीजें वो कह रहे हैं वो किस हद तक रियासत के मुताल्लिक या रियासत के इदारों के मुताल्लिक या इंस्टीट्यूशंस के मुताल्लिक है, उन्हें उसके कॉन्सिक्वेंस का नहीं पता होता। और यही वो वजह होती है कि जिसके अंदर फिर बात के अंदर एक नया मोड आ जाता है कि जिसके अंदर एक्सक्यूजेस भी आते हैं, जिसके अंदर ये कहा जाता है कि जी हमारा मतलब नहीं था। तो जिस तरह दुनिया के दूसरे ममालिक के अंदर है, आप बिल्कुल अपना करें, लेकिन एक खास लिमिट के अंदर रह के करें, और अगर आप ये करेंगे तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर होती है, फिर आप उसके बाद उसे करते रहें। ना कोई हर जलसा जो है वो आखिरी जलसा होता है और ना ही हर तकरीर जो है वो आखिरी तकरीर होती है।
अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती हैं, मीडिया अवेलेबल है आपके सामने, इलेक्ट्रॉनिक है, प्रिंट है, सोशल मीडिया, हर शे अवेलेबल है। तो क्या एक जलसे के अंदर आखिरी जलसा समझ के तकरीर करना? मेरा ख्याल ये है कि पीटीआई को या दूसरी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चूंकि इस वक्त पीटीआई ज्यादा ऑपोजिशन के बोर्ड के अंदर है, तो उसको थोड़ा सा रियलिस्टिकली आना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि इन्हें मौलाना फजलुर रहमान साहब से सीखना चाहिए इस चीज के अंदर कि आपके सामने 3-4 दिन जो पूरे मुल्क के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन मैटर था, उसने मौलाना ने अपना स्टैंड लिया, लेकिन किसी जगह आपने देखा है कोई ऐसी स्टेटमेंट आई कि जिसके अंदर किसी इंस्टीट्यूशन पे बात की गई, किसी ऐसी चीज के ऊपर बात की गई कि क्रिटिसिज्म आए, और अल्टीमेटली जो उनके डिजायर्ड रिजल्ट है वो उन्होंने अचीव कर लिया एज ए पॉलिटिकल पार्टी। तो सियासत तो इसी का नाम है ना। और अगर मेरा ख्याल ये है कि अपना थोड़ा सा होल्ड डाउन कर लें इन चीजों को, तो ये एज ए पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे इनकी ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी जो है इस अनसर्टेनिटी से निकल आएगी। अजहर सदीक साहब, ये अब क्या कोई पार्टी भी एसओपी तय करेगी कि किस रहनुमा की जानिब से क्या गुफ्तगू की जाएगी, क्योंकि जो गुफ्तगू पिछली दफा की गई उसके आफ्टर शॉक्स आपकी जमात ने फिर भुगते? देखिए, एक बात तो जहां तक बात है ना, वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स और ये सारी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स आई हैं। और देखिए, सियासत में हर चीज हरफे आखिर नहीं होती, ये बात भी बड़ी वाज़ेह तौर पर है। और जहां तक ये मामला है ना, अपना मैं उनमें नहीं हिस्ट्री में जाना चाहता। मौलाना फजलुर रहमान साहब इदारों के बारे में या एस्टेब्लिशमेंट के बारे में जो जुबान इस्तेमाल करते रहे हैं, जो उन्होंने कहा है, वो अब रिकॉर्ड के ऊपर है। नहीं, वो जलसे के तरीकाकार का कह रहे हैं, वो जलसे के तरीकाकार का कह रहे हैं। मैं उसमें भी आता हूँ। और दूसरी जहां तक देखे ना, कोई एनओसी नहीं, कोई है नहीं अपना। हमने ये भी देखा, लठबरदार लोग भी आते रहे, बहुत सी चीजें ऐसी होती रही। मैं नहीं जाना चाहता। मैं फर्क बताना चाहता हूं कि हमारे दौर के अंदर हमने किसी को नहीं रोका। जो आया है जलसा किया, लॉन्ग मार्च आया, जो लॉन्ग मार्च अपना बिलावल भुट्टो ने किया, वो हम डंडे के जोर से रोक सकते थे और ये कुछ ना होने देते, लेकिन नहीं, आने दिया और वो पहुंचे। और ये तारीख हमने कायम की है, इन्होंने नहीं की, इस गवर्नमेंट ने किसी तरह से भी नहीं की है। सोचने वाली बात है। इस पे कमाल की बात यह है कि कोई सियासी जमात इस मामले पे खड़ी नहीं हुई। तमाम सियासी जमातों को खड़ा होना चाहिए था कि ये डेमोक्रेसी, मुल्क में जमहूरियत है, जमहूरियत को प्रवान चढ़ने के लिए जुलूस या इस तरह की चीजों को बिल्कुल रोकना नहीं चाहिए। और देखिए ना, एक बंदे का हक है ना, फंडामेंटल राइट है। ठीक है, फंडामेंटल राइट है। अच्छा, एक और अहम मामला है जिस पर मैं आप दोनों की राय जानना चाहूंगा। पहले हाफिज एहसान साहब, आपकी राय जानना चाहूंगा। एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने राय मांगी थी, सुप्रीम कोर्ट ने वो राय दे दी। गुज़िश्ता कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसे मामलात आए हैं जिसमें हम अपनी कोर्ट्स को और इलेक्शन कमीशन को आमने सामने देखते हैं। वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन का मामला हो, और उसके बाद अब एक और मामला ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सीट्स के हवाले से। तो आपको क्या लगता है कि अब इलेक्शन कमीशन इस हवाले से कल एक अहम इजलास भी करने जा रहा है जिसमें वो नज़रसानी करेंगे जो भी ये अदलिया की जानिब से वजाहत आई है? तो आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसमें कामयाबी मिल जाएगी? आपकी कानूनी राय क्या? ये जो इलेक्शन कमीशन की जो एक सीएम आई थी, और सीएम एक नहीं थी, उसमें पीटीआई ने भी सीएम मूव की थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, जो कि 12 जुलाई 2024 का जो सुप्रीम कोर्ट का 8 मेंबर्स बेंच का ऑर्डर आया था, उसके अंदर बजाते खुद उन्होंने कहा था कि अगर आपको इस फैसले की इम्प्लीमेंटेशन के अंदर कोई डिफिकल्टीज हैं, तो आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो है वो अप्रोच कर उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अप्रोच कर सकते हैं। और उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर चूंकि काफी चीजें ऐसी थी जिसकी क्लैरिटी जो थी वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को या पीटीआई को भी चाहिए थी, अगर नॉन इम्प्लीमेंटेशन की तरफ मामला जा रहा था, तो अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बजाते खुद कह दिया था कि आप हमारे पास आएं, और फिर उसके बाद उन्होंने डिटेल जजमेंट जो थी वो अभी तक अनाउंस नहीं की, और सिर्फ क्लैरिफिकेशन के ऊपर, उनके कॉन्डक्ट के ऊपर बात करना, या नॉन कंप्लायंस के ऊपर बात करना, या बगैर नोटिस इशू किए बात करना, या दोनों पार्टीज जो थी जो आपस में राइवलरी है जिसमें पीटीआई क्लेम करती है कि इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए, या इलेक्शन कमीशन समझता है कि आर्टिकल 51 के अंदर डबल डिक्लेरेशन नहीं हो सकता, या आर्टिकल 106 को फॉलो इस तरह नहीं किया जा सकता, या सेक्शन 104 को वायलेट नहीं किया जा सकता, या रूल 94 को रिडंडेंट नहीं किया जा सकता जितनी देर तक उस अल्ट्रा वायरिस न कहे। और उसकी पिटीशन अगर सदीक साहब की अभी भी मेरा ख्याल है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग पड़ी हुई है, तो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर मुनासिब ये था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन सारी चीजों को देख के, सुन के फिर एक फैसला करते। और ये हमारी सुप्रीम कोर्ट का असूल भी यही है कि जब भी कोई दरखास्त करता है या कुछ चीज जाता है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नोटिस इशू करती है, उसके बाद एक हियरिंग करती है, चाहे उसको चेंबर के अंदर सुने, लेकिन सुनने का एक मौका तो देती है। लेकिन जब उन्होंने ये फैसला भी अब किया है, उसके अंदर जो उनके पॉइंट्स है उसी किसी एक के ऊपर भी
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बात नहीं की कि जिन कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल पॉइंट्स जो उन्होंने रेज किए थे अपनी पिटीशन के अंदर, सुप्रीम कोर्ट ने ना उस पर ऑब्जर्वेशन दी है और ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो 12 जुलाई की जजमेंट दी थी उसकी डिटेल रीजनिंग अभी तक नहीं दी। हालांकि 2 मेंबर्स बेंच की भी रीजनिंग आ गई है और उन्होंने उसके अंदर बड़ी स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन दी है। तो मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला इस तरह करना जो है वो हमारी लीगल जूरिस्प्रूडेंस और सुप्रीम कोर्ट की एस्टैब्लिश प्रैक्टिस के खिलाफ है। अच्छा अजहर सदीक साहब, हाउ विल यू रिस्पॉन्ड, क्योंकि एक ये भी कहा जा रहा है कि अभी इंतजार कर लिया जाए, शायद इलेक्शन कमीशन कहे कि तफसीली फैसले का इंतजार कर लिया जाए, उसके बाद फिर कोई एक्शन होगा। अच्छा देखें, आपको पता है कि जो अपना 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसका टारगेट 3 थे कि 3 एक्सटेंशंस को प्रोक्योर करना है, चूंकि इस सिस्टम की जमानत उन्हीं के साथ है। चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस काजी फैसला साहब को और जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को आइन के आर्टिकल 217 के तहत के जनाब इनको तब तक रखना जब तक हालात और वाकयात रहे। इलेक्शन कमीशन ने हमारे जितनी कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन इस इलेक्शन कमीशन ने की कभी तारीख में नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन कौन होता है? इलेक्शन कमीशन का काम है साफ शफाफ इलेक्शन कराना, दैट्स ऑल। और उसके बाद आइन का आर्टिकल 51 और 106 इंट्रा पार्टी के इलेक्शन भी तो आपने उन्हीं को सबमिट कराने हैं, उन्होंने तो आपको देना है। ये देखिए ना, इंट्रा पार्टी सत्यानाश कर दिया ना। सिंबल लेके क्या हुआ? बाद में 13 में से 11 जजेस ने कह दिया कि सिंबल लेके मुराद ये नहीं है कि पार्टी को डिसबैंड कर दिया जाए। यानी यहाँ तो यानी सेक्शन 215 की इंटरप्रिटेशन जो है वो गलत थी। तो जैसे अब सुप्रीम कोर्ट बैठी है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला बड़ा क्लियर है। सुप्रीम कोर्ट ने जो शॉर्ट ऑर्डर दे दिया, दिस इज द ऑर्डर, और इसमें कोई मैं तो बिल एक लफ्ज भी इसमें मुंह समझता नहीं हूँ। बड़ा क्लियर है भाई। ये सीटें देखे ना, यानी इसकी सिंपल मिसाल ले लेते हैं। तहरीके अदम एतमाद थी, 28 मार्च को टेबल हुई, 3 अप्रैल तक फैसला देना था, 7 दिनों में वो डिसमिस कर दी गई। डिप्टी स्पीकर ने चैलेंज हुआ कोर्ट में और 7 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनाब आप ये 9 अप्रैल को बैठेगी और आप माजी में चले जाएंगे। और यही हुआ, घड़ियां पीछे गई और बैठ के वो अपना वोटिंग हुई और इमरान खान साहब वजीर आज़म रहे। तो भाई ये भी तो आपको माजी में लेकर गया है ना, माजी में लेकर गया है और माजी में बैठकर डिसाइड किया। तो माजी में जब सिंबल नहीं लिया, सिंबल से हमारा टिकट अपना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्टेटस बरकरार आ गया और बाकी लोगों को ठीक है। यानी आप समझते हैं कि जो ये वजाहत भी आ गई और जो शॉर्ट ऑर्डर आया था इसी पर फैसला हो जाना चाहिए। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन का एक अहम इजलास कल होने जा रहा है, देखते हैं उस पर क्या होता है। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई कहे कि आपकी जेब में बम है तो आप क्या करेंगे? यकीनन ये सुनकर आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे, मगर आप ये सुनकर हैरान होंगे कि एक बम जो आप 24 घंटे अपनी जेब में रखकर घूम रहे होते हैं, जिसे किसी भी वक्त हैक करके धमाका किया जा सकता है, वो आपका मोबाइल फोन है। ये मोबाइल फोन कैसे बम में तब्दील हो सकता है, इसकी जिंदा मिसाल कल लबनान में हिजबुल्लाह पर होने वाला हमला है। मौजूदा दौर में टेक्नोलॉजी इतनी अहमियत इख्तियार कर गई है कि अब जंग में भी इसका इस्तेमाल शुरू हो चुका है। इसराइल की जानिब से हिजबुल्लाह के साइबर सिस्टम पर हमला किया गया, जिसके नतीजे में 9 अफराद जाँ बहक और 2500 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। जख्मी होने वालों में ईरान के सफीर भी शामिल हैं। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह के एहलकारों के हाथ में पकड़े हुए पेजर अचानक धमाके से फट गए। हिजबुल्लाह के रहनुमा हसन नसरुल्लाह ने चंद माह कबल अपने जंगजुओं, खास तौर पर उन लोगों से जो लबनान की इसराइल के साथ जनूबी सरहद के साथ अगले मोर्चों पर हैं, उन पर स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल बंद करने का मुतालबा किया था, क्योंकि इसराइल के पास इन हालात को ट्रेस करने की टेक्नोलॉजी मौजूद है। जिसके बाद हिजबुल्लाह के एहलकार पेजर नामी डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं। पेजर एक मवासलाती आला है जो कि मोबाइल फोन के आम होने से पहले इस्तेमाल होता था। इसके जरिए मुख्तसर पैगामात भेजे जाते थे। पेजर रेडियो लहरों पर काम करते हैं। ऑपरेटर रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए पैगाम भेजता है, जो कि इंटरनेट के बगैर चलने वाली डिवाइसेस से मुनफरिद होता है। पेजर में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी की वजह से इसे ट्रेस करना मुश्किल होता है। पेजर फटने के हवाले से कहा जा रहा है कि रेडियो नेटवर्क को हैक करके सिस्टम से एक ऐसे सिग्नल को खारिज किया जिससे पहले से तैयार शुदा पेजर के अंदर रद्द-ए-अमल को मुतहरिक किया गया था। अगर पेजर की लिथियम बैटरी ज्यादा गर्म होने के लिए मुतहरिक की जाए तो यह थर्मल रनवे नामी एक अमल को शुरू कर देगा, जिससे केमिकल चेन रिएक्शन होगा, जिसके नतीजे में दर्जा हरारत में इजाफा होगा और आखिरकार हीट होने से धमाका होगा।
अस्करी तजियाकार एलिया मैग्नर ने अल जजीरा को बताया है कि हिजबुल्लाह पेजर्स पर बहुत ज्यादा इन्हिसार करती है ताकि इसराइल उनकी बातचीत में रुकावट न डाल सके। उन्होंने कहा कि इन आलात को हिजबुल्लाह के अरकान तक पहुंचने से पहले इनके साथ छेड़छाड़ की गई होगी, क्योंकि ये कोई नया निज़ाम नहीं है, माजी में भी इस्तेमाल किया गया है, लिहाजा इस मामले में किसी तीसरे फरीक का हाथ है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक लबनानी ग्रुप हिजबुल्लाह के ज़रिए इस्तेमाल पेजर्स जो मंगल को बैक वक्त फटे थे ताइवान से आए थे और लबनान पहुंचने से कुछ अर्सा कबल इनमें धमाका खेज मवाद भरा गया था, मगर ताइवान ने इस इल्ज़ाम से इनकार किया है। बरतानवी खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक ताइवान की गोल्ड अपोलो कंपनी ने बुध को कहा कि लबनान में फटने वाले पेजर्स उसने नहीं बल्कि BAC नामी कंपनी ने बनाए हैं, जिसके पास इसका ब्रांड इस्तेमाल करने का लाइसेंस है। रॉयटर्स ने फटे हुए पेजर्स की तस्वीर का तज्जिया किया, जिसमें उनके पीछे एक फॉर्मेट और स्टिकर्स दिखाई दे रहे हैं जो गोल्ड अपोलो के बनाए गए पेजर्स से मुकाबला रखते हैं। लबनान के एक सीनियर सिक्योरिटी जराए और एक और जरिए के मुताबिक इन आलात के अंदर धमाका खेज मवाद इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद ने नस्ब किया था। कुछ ओहदेदारों ने अमरीकी अखबार को बताया कि इसराइल ने लबनान पहुंचने से कबल इनके साथ छेड़छाड़ की थी। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक इसराइल ने लबनान में हिजबुल्लाह के मवासलाती निज़ाम पर हमले से पहले अमेरिका को आगाह नहीं किया था और इन धमाकों की कार्रवाई की मंजूरी रवा हफ्ते होने वाले सिक्योरिटी इजलासों के दौरान दी गई थी। इजलास में वज़ीर आज़म नेतन्याहू, सीनियर हुकूमती अरकान और सिक्योरिटी इदारों के सरबराहों ने शिरकत की थी। इस सारी सूरत हाल को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी ना सिर्फ आपकी जासूसी करती है बल्कि वक्त आने पर आपके खिलाफ हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकती है। ऐसी चीज़ों से मोहतात रहिए, अपना और अपने अहले खाना का खास ख्याल रखें। कल तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।